नाजरीन आदाब। रूबी डीजी केबल की खास पेशकश गोशे गयूर में मैं आपका मेजबान इनामुर रहमान गयूर एक बार फिर से हाजिर खिदमत हूं। जैसे कि आपको पता है, रूबी डीजी केबल का हमेशा से यह तरीका रहा है कि वो अहले फहमो ज़का को या किसी नामवर मुनफरिद हस्ती को आपके रूबरू पेश करके ऐसे मसाइल पर गुफ्तगू करे जिसका राज ताल्लुक होता है आपके हमारे हालात से, आपकी हमारी बहुत सारी बातों से। उनको तालीमात कहिए, उनको हमारे मसाइल कहिए, उनको हमारे हालात कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन हमारा ये मसला, हमारा हमेशा से ये मंशा रहता है कि हम ऐसे लोगों को आपके रूबरू पेश करें जो किसी तरह से हमारी रहनुमाई कर सकें या किसी तरह से उस मामले का उनसे कोई ताल्लुक हो और वो उस मामले के ताल्लुक से सही रोशनी हमको दे सकें या हमारी जो है अपनी आरा से हमको सरफराज फरमा सकें। आज गोशे गयूर की इस नशिस्त में हमारे साथ एक खास हस्ती मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद महमूद अली साहब, जो MLC हैं TRS के और बिल्कुल हाल ही में MLC मुंतखब होकर हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो है मेंबर बने हैं। महमूद अली साहब का शुक्रिया कि वो हमारे स्टूडियो को तशरीफ लाए। और महमूद अली साहब, खैर मकदम है आपका, वेलकम टू रूबी डीजी केबल। जी रहमान भाई और तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ तक बुलाया और नाजरीन के सामने मुझे पेश किया, जिसका मैं आपके लिए शुक्रगुजार। महमूद अली साहब, आप TRS के नुमाइंदा हैं, उसके जो है मुस्लिम MLC हैं। आप पे बड़ी जिम्मेदारी है न सिर्फ ये कि सही तौर पर पार्टी की, तेलंगाना के अवाम की के ख्यालात की तर्जुमानी करें, बल्कि तेलंगाना के मुस्लिम अवाम, मुस्लिम माइनॉरिटीज जो हैं उनके ख्यालात और उनके जो है हालात की भी सही नुमाइंदगी की बड़ी दोहरी जिम्मेदारी है आप पर। आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त तहरीक किस रुख पर है और तहरीक कहाँ तक जो है जाकर रुकेगी? रहमान भाई, 2001 में जी तेलंगाना राष्ट्र समिति का ख्याम अमल में आया जी। उसका एक ही एजेंडा है, वो है अपना तेलंगाना फिर से वापस लेना जी। क्योंकि आप जानते हैं जी, तेलंगाना एक स्टेट थी जी। साबिका में ये तो निजाम हुकूमत थी जी, जिसे निजाम स्टेट का नाम कहा जाता जी, था जी। सारी दुनिया में रेवोल्यूशन आया जी, यहाँ पर भी आया। निजाम एक बड़े सेकुलर बादशाह थे जी, वो हमेशा हिंदू और मुसलमानों की दुआ की तरह देखते थे जी। और आवाम की, गरीब आवाम के लिए हर किस्म के, आप देखिए आज जितने भी सरकारी दवाखाने हैं वो निजाम के जमाने के बने हुए जी। चाहे निम्स दवाखाना हो, निजाम तो निम्स दवाखाना जब बने जब का उनका इख्तिदार चले गया था। जब एक बार वो उस्मानिया दवाखाने में गए जी, तो वो एक डॉक्टर एक मरीज बच्चे को देख रहा था, वो एक्सीडेंट होकर फ्रैक्चर होकर आया था जी। तो वो कह रहा था कि यहाँ पर उसका इलाज मुश्किल है, आप बेलूर लेकर जाइए, बेलूर में आर्थोपेडिक का बड़ा दवाखाना है, वहाँ इस बच्चे का इलाज हो सकता। निजाम ने उसे वो बात निजाम के कान में पड़ी, उन्होंने उस डॉक्टर को गौर से देखा और पूछा क्या बात है तो बोले साहब अपने पास कोई ऐसा आर्थोपेडिक दवाखाना नहीं। हाँ, क्यों नहीं अपने पास? तो जब वो इख्तिदार जाने के बाद भी निम्स दवाखाने के लिए तकरीबन उनकी जमीन, जाती जमीन तकरीबन 250 एकड़ जमीन देकर पूरी बिल्डिंग बनाने का खर्चा निजाम दिया इख्तिदार जाने के बाद। वो ऐसे बादशाह थे। और जब ब्रिटिश पीरियड में भी वो ब्रिटिश वालों से कुछ माहिदा करते हुए अपनी स्टेट की हिफाजत कर चुके थे। देखिए आप, ब्रिटिश पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर चुके थे। निजाम स्टेट, चूंकि निजाम एक बहुत समझदार बादशाह थे, उन्होंने ब्रिटिश से माहिदा किया कि वो जो भी माहिदे थे, मगर इस स्टेट को बहुत तरक्की दिया और हिंदू और मुसलमानों को दो आंख की तरह देखने वाले बादशाह थे। उन्हें बादशाह थे महाराजा किशन प्रसाद वजीर आजम थे, वेंकटराम रेड्डी कोतवाल थे। ये बड़ा एक मोहब्बत का जमाना था। अब वो निजाम को ब्रिटिश वाले 3 ऑप्शन दिए थे। एक ऑप्शन ये दिए थे कि आप चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ये दिया कि आप अपनी हुकूमत कायम भी रख सकते हैं, तीसरा ऑप्शन ये दिया कि फिर आपकी मर्जी, आप जो चाहे कर सकते हैं। तो निजाम ने देखा कि सारी दुनिया डेमोक्रेसी की तरफ जा रही है और मेरी रियाया के साथ कोई जुल्म नहीं होना चाहिए, उनके इख्तियारात को बराबर उनको मिलना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत से बातचीत की, उस वक्त नेहरू साहब से और पटेल साहब से उन्होंने बातचीत की मर्ज करने की, मुसलमानों को काफी मराद देने की बात की, क्योंकि मुसलमान बादशाह थे और उनके अफराद खानदान के लिए भी कई एक माहिदे करना चाह रहे थे। और अब हमारी बदकिस्मती समझिए या हमारे लोगों का ये पुलिस सेक्शन का वाकया हुआ, क्योंकि तेलंगाना का, सिर्फ तेलंगाना का इलाका तो निजाम के तहत नहीं था उस वक्त का, तो हैदराबाद रियासत में बहुत सारे कर्नाटक और महाराष्ट्र के अजला भी शामिल थे जी। तो ये कब तोड़े गए? 56 में निजाम से जब लिए तो पूरे मिला के लिए जी। निजाम स्टेट से जब हैदराबाद स्टेट बनी उस वक्त उसमें कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये तो 1956 में हुआ
1 नवंबर 1956 को आंध्र वाले एक बड़ी साजिश रचाते हुए दिल्ली में जाकर नुमाइंदगी करे। उस वक्त फजल अली कमीशन कायम हुआ था। वो कमीशन ने अपने रिपोर्ट में लिखा था कि यहाँ के लोग बड़े भोले भाले, कोई मुसलमान की बात तमाम के तमाम निजाम स्टेट के लोग, इन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। इसलिए मगर आंध्रा वालों का प्रेशर इतना बढ़ गया जबान की बुनियाद पर, चूंकि हैदराबाद की जबान उर्दू जबान थी। निजाम स्टेट में महबूब वाला पाशाह से पहले कि उसके बाद जो है उर्दू जबान को आगे बढ़ाया गया। उससे पहले मैं समझता हूँ सन 1884 में जो है सरकारी जबान उर्दू जब तक फारसी जबान थी। फारसी जबान से बाद उर्दू सरकारी जबान थी। तो सरकारी जबान कायम थी यहाँ पर, तो उसे तेलुगु जबान की बात करते हुए, क्योंकि तेलुगु बोलने वाले 80% लोग थे, वो हमारे साथ एक बड़ा धोखा हुआ। वो हमें मिला, नेहरू साहब ने वायदा किया था कि वो ये लेके कि आपको जब भी नाइंसाफी होगी, ऐसा नहीं बोले अगर आपके साथ कभी भी नाइंसाफी होगी तो आप जब चाहे तलाक ले सकते। बोले आप जानते हैं तलाक का मसला सिर्फ 10 मिनट में तय होता है। आज 10 मिनट जाके 50 साल हो गए और 69 से 72 तक 370 हमारे नौजवान पुलिस की गोलियों में शहीद हुए, और 2009 से लेकर आज तक 950 से लोग ज्यादा लोग तेलंगाना के लिए सुसाइड करे। यहाँ नहीं, यहाँ भी रेड्डी दिल्ली जाकर पार्लियामेंट हाउस के सामने। अफसोस की बात है, हिंदुस्तान इतना बड़ा डेमोक्रेसी का मुल्क है, मगर तेलंगाना के आवाम के साथ जुल्म हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जालिमाना रवैया है। कई बार ऐलान हुआ रहमान भाई, कई बार। देखिए आप, जब हम 69 के बाद 72 में जब तेलंगाना प्रजा पार्टी का इलेक्शन हुआ, 14 में 11 MP जीत कर आए थे। अब ये रेफरेंडम नहीं था, क्या था, इंदिरा गांधी हैदराबाद आकर चिन्नाटी को बुलाकर कई एक वायदे करके सुखद भी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। 2004 में सोनिया मैडम ने गुलाबी खंडवा डाल के करीमनगर के जलसे में ओपन बोले कि स्टेट और सेंटर में जीत जाएंगे तो आपका तेलंगाना आपको लौटा देंगे। फिर पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ जॉइंट सेशन में, यानी राज्यसभा लोकसभा के जॉइंट सेशन में। उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अबुल कलाम आजाद मुखातिब होते हुए बोले कि हम आपको एक टाइम के हिसाब से अपने उस एजेंडे में लिखा गया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जो एजेंडा होता 5 साल में हुकूमत जो करना चाहती है वो एजेंडे में शामिल किया जाता है, उसमें तेलंगाना भी शामिल किया गया। मुनासिब वक्त पर आपका तेलंगाना आपको दे देंगे। आप बताइए, उसके बाद हमारा तेलंगाना नहीं मिला। 2006 में केसीआर साहब फिर रिजाइन करे, फिर करीमनगर से जाकर लड़े, भारी रिजल्ट से फिर करीमनगर की आवाम जिता के लड़े। उस वक्त एक कमेटी डाले, प्रणब मुखर्जी कमेटी। जहां तक मुझे याद पड़ता है, केसीआर साहब ने तो 2001 में पार्टी कायम करने से पहले भी रिजाइन किया था। हाँ, पार्टी कायम करने से पहले डेफिनेट हो, वो ऐसा चंद्रबाबू नायडू को ऐसा कब्जा नहीं करे। उन्होंने असेंबली को रिजाइन देकर, वो डिप्टी स्पीकर को रिजाइन देकर तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी फॉर्म करे। फॉर्म करने के बाद तेलंगाना के जद्दोजहद का ऐलान करे। हमारी पार्टी का एक ही एजेंडा है रहमान भाई, हमारा एजेंडा, हमारा तेलंगाना, हमें स्टेट हमारी चाहिए। देखिए आप, हुकूमत खुद कई बार ऐलान करती है छोटा परिवार, खुशहाल परिवार। आप जितने छोटे स्टेट है देख लीजिए आप, वो बहुत खुशहाल स्टेट है कंपेयर टू बड़े स्टेट के। वहाँ तमाम लोगों को आप देखिए, आप हमारे पास का यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो कलेक्टर है। मैं यकीन मानो, कल मैं राजेंद्र PS को गया, मैं पूछा क्या बात है, मैं मेला दिख रहा पूरा, तो उन्होंने बहुत बड़ा एरिया है, काफी केस। तो लिहाजा हमारा मकसद ये है कि छोटे स्टेट, छोटे डिस्ट्रिक्ट, छोटा हर चीज से होना चाहिए ताकि कॉन्स्टिट्यूंसी आवाम को जो है नुमाइंदे करने का मौका मिले, उनके हुकूक मिले। यकीनन तेलंगाना हमारा अपना जन्महक है। हम कोई नई स्टेट नहीं मांग रहे, आंध्रा का 1 इंच जमीन का टुकड़ा नहीं मांग रहे, रायलसीमा का। अभी हमारे तो बहुत से डिस्ट्रिक्ट ले लिए, कौन महाराष्ट्र वाले, कर्नाटक वाले, हम वो भी इस पर डिमांड वाले कि वहां के लोग भी आकर नुमाइंदगी कर रहे। अरे पहला हमारा एक मसला तो हलन दो भाई, देखिए बाद में जो होता, मगर हम जो है अपना हक जो मांग रहे हैं, हम सरासर हम पर जुल्म हो रहा है। ये आंध्रा लॉबी जो डेवलपमेंट लॉबी है वो दिल्ली जाकर लॉबिंग कर रही है और हमारा तेलंगाना बनने में रुकावट हो रही है। कि यार केसीआर साहब अपनी जान की तक बाजी लगा चुके हम रहमान भाई। आंध्रा की जो आवाम है, उन लोगों के दिल में एक तरह का खौफ है कि तेलंगाना अगर बनता है तो नहीं मालूम उनके साथ किस तरह का जो है सलूक किया जाए। देखिए ये बेबुनियाद होना है। ये देखिए आप, आंध्रा की आवाम बिल्कुल, उनके दिल में कोई खौफ नहीं है। ये लोग हमारे जो तेलंगाना आंध्रा के MP है ना, जो हैदराबाद में बड़े बड़े जमीनात पर लाजायज कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये परेशान है असल। ये जाकर वहां थोड़ी लॉबिंग करने की कोशिश करते हैं। आंध्रा वाले भी एक टाइम पे, आपको मालूम होगा शायद, मैं समझता हूँ हमारे चीफ मिनिस्टर
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के जमाने में शायद 70 वेंगलराव साहब के जमाने सेपरेट आंध्रा का काफी बड़ा मूवमेंट चला है लोग, बहुत बड़ा मूवमेंट चला है वेंगलराव साहब, क्योंकि तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर था, तेलंगाना के बारे में मुल्क की कुछ बात कर रहे थे उन्होंने, तो बहुत बड़ा मूवमेंट चला है। अवाम वो भी चाह रही है, मगर कुछ लोग जो दौलतमंद लोग हैं वहां भी राज कर रहे हैं, यहाँ भी राज कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेस को लूट रहे हैं। आपकी देखिए, आप तो हैदराबादी है, ये बंजारा हिल किसका था, जोबली हिल किसका था, महादेवपुर सिटी किसकी थी, ये सब हमारे बाप दादा की जमीनात थे। हत्या के वक्त जमीनों को तक नहीं छोड़े। नगरपति राजगोपाल साहब लाइन कोइल्स कहाँ पर है देखिए, दरगाह हुसैन साहब वाले की 1600 एकड़ जमीन हम से खत ली गई राजा इस तरीके से। तो यकीनन तेलंगाना अवाम का हक है, तेलंगाना राष्ट्र समिति का अचीव जरूर उसको पूरा करेगी और बहुत जल्द हमें तेलंगाना नजर आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब है। अवाम हमेशा, परसों हमारा टीवी डिबेट हुआ था, उसके अंदर सारे तेलंगाना की अवाम यही बोल रही थी, किसी से मत अलाइज करिए। देखिए आप 98 में बीजेपी 1 और 2 रियासतें हमारा गई थी, जब सेंटर में पावर में 3 स्टेट बनाई मगर तेलंगाना नहीं बना सके। 2004 में कांग्रेस धोखा करी, 2009 में टीडीपी धोखा करी, वाईएस राजशेखर रेड्डी बहुत दूर आंध्रा के अवाम को भड़काने वाले वही है। आप बताइए, अगर आंध्रा तेलंगाना अलग हुआ तो क्या आंध्रा के लोगों को वीजा लेके आना पड़ेगा? ये उनकी स्पीच में बोले थे कि तुम्हारे खेत आए जाके रेगिस्तान हो जाएंगे, तुमको हैदराबाद जाना पड़ेगा तो वीजा लेकर जाना पड़ेगा। ऐसे लिए कायदीन जो है लोगों को भटका रहे। यकीनन मैं आंध्रा के अवाम को मैं रेस्पेक्ट देता हूँ, कभी भी उन्होंने कोई एहतजाज लेकर आके तेलंगाना मत दीजिए बोल के। ये तो कुछ लोगों के वरगलाने पे कुछ लोग थोड़ा बहुत आ रहे सामने, और मैक्सिमम पब्लिक जो है तेलंगाना के खिलाफ नहीं है। चंद्रबाबू नायडू और वाईएस राजशेखर रेड्डी, मैं बताता हूँ, अब ये जो जगन मोहन रेड्डी साहब, जब केसीआर साहब पार्लियामेंट के अंदर तेलंगाना के लिए पोडियम के पास जाकर एहतजाज कर रहे तो वो प्ले कार्ड लेके ठहरे रहे विशाल आंध्रा। तो चारों पार्टियां यकीनन द्रोही है तेलंगाना के। इस मरतबा तेलंगाना की आवाम वोट के जरिए इंसाफ करेगी, क्योंकि बहुत से लोग जान दिए और बहुत बड़ा मूवमेंट चला। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में अलहदा तेलंगाना की स्टेट, मैं समझता हूँ लोग अलहदा कंट्रियां बना लिए कंट्री बन गए कई एक। जब देखिए आप दुनिया का नक्शा देखिए, 56 का नक्शा देखिए, आज कितने कंट्री नए नए कंट्रीज बन गए, और हमारा अपना स्टेट, हमारा खोया हुआ स्टेट, अगर आपके घर में कोई घुस गया उसको लिए आप बोलेंगे मेरा घर मुझे दे दीजिए, ताकि मैं अच्छी तरीके से जिन्हें घर देने के लिए आज 56 साल से 1,1200 से ज्यादा हमारे नौजवान अपनी जान दे चुके हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है हिंदुस्तान की हिंदुस्तान की, और उम्मीद मैं अपील भी करता हूँ सोनिया मैडम से। तेलंगाना की माश की असास जो है हैदराबाद शहर की रेवेन्यू के ऊपर है, उसके मादनी जराए हैं, उसके जो है दीगर यानी जंगलात हैं, और कोल माइंस के अलावा दूसरे माइंस हैं। ये माइंस की आमदनी हो सकती है जरूर, लेकिन वो सब कुछ देखने के बावजूद ऐसा अंदाजा होता है कि अगर हैदराबाद की रेवेन्यूज तेलंगाना को सपोर्ट नहीं करती तो कुछ भी नहीं हो सकता, तेलंगाना का गुजर बसर मुश्किल है। तो ऐसी सूरत में इन रेवेन्यूज को बड़ा करने के मामले में न सिर्फ ये कि आंध्रा के अवाम के हाथ भी शामिल है उसके अंदर, बाहर की भी दीगर जो है लोग आए हुए हैं और उन लोगों ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है यहाँ की ग्रोथ को। तो कोई ऐसा फॉर्मूला आपकी तरफ से कभी सुनने को नहीं मिला कि उसके अंदर सबकी एक तरह की सेफ्टी रहेगी, सबके इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट की गारंटी रहेगी। वैसी कोई बात सुनने को कम से कम मुझे याद नहीं पड़ता कि मिली है। केसीआर साहब देखिए, आज से 2 साल पहले काफी एनआरआईज की मीटिंग लिए थे, आंध्रा के बड़े बड़े इन्वेस्टर की मीटिंग लिए थे। उन्होंने बोले कि हम रेड कारपेट डालकर आप लोगों को वेलकम करेंगे। मैं एक बात रहमान भाई आपसे बोलता हूँ, बगैर सर के इंसान जिंदा नहीं रह सकता दुनिया में। तो ये हैदराबाद सिटी हमारा सर है, ठाणे तो पूरा डिस्ट्रिक्ट है, ये हैदराबाद हमारा है। खुले खुद शाह बसाया तो हैदराबाद है, किसका है बताइए? ये आंध्रा वाले आके कुछ बिल्डिंग बना के कुछ लोग बोलते हैं हैदराबाद हमको दे दो, ये एक मुनासिब बात है कि आप बताइए? जिस वक्त पुट्टी श्रीरामुलु भरत रखे थे, 12 दिन में उनको आंध्रा मिल गया था तमिलनाडु से। उसके बाद उन्हें मद्रास सिटी में गए, उसके लिए उनकी जान चलेगी। ये कभी मरने पर आंध्रा बनता या हजारों लोगों मरने के बाद तेलंगाना नहीं बनता, बोले तो कितनी बड़ी डेमोक्रेसी पे मैं तो बोलता हूँ बदनुमा दाग है। डेफिनेट आप जैसा बता रहे हैदराबाद को डेवलप करने में यकीनन काफी लोग बाहर के भी लोग आकर डेवलप कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, हम उनका वेलकम करते हैं और हम आंध्रा के लोगों के खिलाफ नहीं है। अब आप बताइए 12-13 साल की मूवमेंट में एक भी किसी आंध्रा वाले को हम किसी का कॉलर कोई तेलंगाना वाला पकड़ा क्या बताइए? इतने लोग जान दिए। आप एक छोटी एक बात बताता हूँ, तेलंगाना के लोगों में अमन का जो है रास्ता बता हुआ है, गांधी जी के जो उसूल है वही उसूल अपनाए हुए केसीआर साहब। आप बताइए कितने लोग दिल्ली जाकर, एक आदमी
अपने को आप सुसाइड कर सकता है पार्लियामेंट हाउस के सामने, क्या कोई बम ब्लास्ट लेके आंध्रा की दुकान में जाके नहीं कर सकता? वह टीआरएस पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो वायलेंस के सख्त खिलाफ है। हम आंध्रा के भाइयों को भी अपना बड़ा भाई तस्वुर करते हैं, डेफिनेट हम वो मिलकर 50 साल की जिंदगी गुजारे हैं, तो मामूली बात नहीं है। एक आदमी अपने महल्ले में आके पड़ोस आता है, 2 दिन के बाद आपसे घुल मिल जाता है। पहले दिन तो आप बोलते हैं कि कौन है कि आदमी आया भाई कौन है, जब दूसरे दिन आके आपसे सलाम करता, आदाब करता, आपसे मिलता, उसके बाद आप मिल जाते। हम 50 साल उनके साथ मिलजुल कर रहे हैं, यकीनन हम उनको बड़े भाई का दर्जा देते हैं, ऐसा नहीं है, मगर हम ये चाहते हैं कि हमारे नौजवानों को भी मुलाजिमत चाहिए, हमारे किसानों को भी पानी चाहिए, हमारे पैसे से हम डला। देखिए अब एक बाप जब कमाता है उसके पैसों से शरन हिसाब से भी उसके बेटे इस्तेफादा करते हैं। हमारे मुल्क की रेवेन्यू हम इस्तेफादा करेंगे, हमारे स्टेट हैदराबाद स्टेट की जो भी तेलंगाना, और तेलंगाना में इतना रेवेन्यू है, मैं आपसे यकीन से कहता हूँ अगर 5 साल का मौका मिलेगा तेलंगाना स्टेट बनने के बाद तो हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता स्टेट होगा। जब सकला जला समय चला रहमान भाई, तो 42 दिन जब करंट सिंगल रिलीज के लोग काम में गए, हिंदुस्तान के 7 स्टेट परेशान हो गए थे करंट के लिए। करंट की इतनी पैदावार है, आज हमारे पास हम सालम एरिया में 2-2 हजार का बिल दे रहे हैं एक रूम के लिए। मैं दौरा करा हूँ कल खैरताबाद में। सालम बस्तियों में आप देखिए नल का बिल कितना है वाले, वो कितने दिन से बैलेंस है कि जो लोग 17,000 22,000। मुझे बड़ी हंसी है, कमरा देखो तो 8 बाई 10 का कमरा, उसमें पकाना, उसमें खाना, उसमें सोना, उसमें रहना, उसका बिल नल का बिल जो है 22,000 देगा, मैं कहीं 20,000 देगा। तो लोग परेशान है लोग। हम यकीनन तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना की आवाम, खासतौर से सलम एरिया में रहने वाली आवाम, गरीब आवाम का बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। आज भी बजट का मैं समझता हूँ 79% रेवेन्यू तेलंगाना का है, 79। और हम आंध्रा के पास भी अभी सिंगल उनके पास गैस निकली है विशाखापट्टनम में, बहुत से सोर्सेस उनको भी दिन ब दिन पहले क्या बढ़ते जा रहे हैं, यकीनन वो भी अच्छे रहेंगे। अगर कोई जरूरत है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें फंड देगी, और हम चाहते हैं कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। हमारी आवाम जो आज तकलीफ में, आप माइनॉरिटीज का क्या हाल है देखिए, मुसलमान तो सबसे ज्यादा आंध्रा में तेलंगाना को मिलाने के बाद असल किसी कौम के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी वो मुसलमान कौम, जो सरकारी जबान थी आज वो पूरी जबान हमसे खींच लेगी। हमारी जबान खत्म हो चुकी है तेलंगाना के अंदर। जिस कौम को जो है, अगर एक इकबाल साहब का वो है शेर, कौम को जिस कौम को जवान फजील करना है तो सबसे पहले उसकी जबान को खत्म कर दिया जाए। आज मुसलमानों का क्या हाल है, सरकारी मुलाजिमत में 33% थे, आज 1% आ गए। एजुकेशन देखिए आप, सरकारी मदरसे में जाकर देखिए। आपको एक बात बता दो, हैरत होंगी आपको, 47 में 48 में इंडिपेंडेंस हमारे डेमोक्रेसी आई हैदराबाद स्टेट। 1947 में हैदराबाद का पॉपुलेशन 8 लाख से 10 लाख के अंदर था। उस जमाने में 1100 स्कूल थे यहाँ पे, कितने 1100। आज 1 करोड़ 40 लाख 30 लाख का पॉपुलेशन है, आज 820 स्कूल है सरकारी स्कूल जी। तो हुकूमत गरीब आवाम को डेवलप कहाँ करे बताइए। एक ऑटो चलाने वाला, एक घर में काम करने वाली औरत, या एक पंचर बनाने वाला कहाँ सरकारी प्राइवेट स्कूल में तालीम दे सकता, उसे सरकारी स्कूल में तालीम होना। मैं चूंकि एमएलसी बनने के बाद काफी स्कूलों में दौरा किया, और मुझे आवाम की दुआ से ही और केसीआर साहब की मेहरबानी से, हमारी पार्टी के तमाम एमएलए मुझे अपने फैमिली मेंबर की तरह चाहते हैं। मैं एक बात यकीन से आपके सामने कहता हूँ, मुझे टीआरएस में जो रेस्पेक्ट मिली है, शायद मैं दूसरी पार्टी में जाता तो कुछ दिन में घर में बैठ जाता था। एक फैमिली की तरह रेस्पेक्ट मिली है मुझे केसीआर साहब के पास। उनके ऐसा महान लीडर मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में बहुत कम है। अब ये तो आंध्रा वाले जो है प्रोपेगेंडा करते हैं, जिस तरह मुसलमानों को अमेरिका और यहूदी प्रोपेगेंडा टेररिस्ट बोल के लाके खड़ा कर दी, जबकि कोई मुसलमान टेररिस्ट बन ही नहीं सकता। इस्लामी तालीमात आप जानते हैं कैसे तालीमात है। अगर पड़ोसी में हमारा हिंदू भाई है, अगर वो 2 वक्त का रोटी नहीं खाया तो अल्लाह ताला हमसे पूछने वाला है। वो जात पात का नहीं, गफूरुर रहीम है, वो सारी कायनात का खुदा है, किसी मुसलमान का खुदा नहीं है, अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है। तो डेफिनेट हम जो है हिंदू मुसलमान तो कोई कासी नहीं है हमारे पास कोई कास है तो गरीब और अमीर। गरीब की फिक्र करना हर अमीर का काम है। तो डेफिनेट तेलंगाना बनेगा तो मुसलमान भाई बड़े खुशहाल होंगे। और केसीआर ने वायदा किया है कि स्कॉलरशिप तो जरूर मिलेगा, फीस रिइंबर्समेंट की जरूरत ही नहीं है। केजी से पीजी तक फ्री तालीम मुकम्मल, मेडिकल पूरा फ्री। आज इलाज कराने के लिए हर नौजवान परेशान है, अगर बाप ज़ईफ है कोई बड़े कारपोरेट दवाखाने में ले आओ, 2-2 मैं आपसे यकीन से कहता हूँ, मैं 20-20 लाख का बिल रखा हूँ, डेड बॉडी आपको लेते वक्त 20-20 लाख का कहाँ से ला के देंगे।
जिस तरह निजाम पीरियड में सरकारी दवाखानों में इलाज होता था उसी तरह होगा। निजाम पीरियड में जिस तरह सरकारी मदरस में तालीम आला दर्जे की तालीम दी जाएगी, मुसलमानों को 12% सरकारी मुलाजिमतें दी जाएगी, मुसलमानों को हर शोबे हयात में दूसरी कौमों की तरह तरक्की करने के मौके पर। पूछना चाहूंगा कि आप ये कह रहे हैं कि निजाम के जमाने में जैसे हालात थे वैसे हालात को वापस लेकर आएंगे, लेकिन देखिए आज जिस तरह से बिगड़े हुए हालात हैं, उन बिगड़े हुए हालात के एक हिस्से में आपकी हमारी पार्टी की जो है, मतलब ये कि हमारे मुल्क में सूबे में जो पार्टियां हैं उसके वो सारे मेंबरान मौजूद हैं जो बहुत मिनिस्टर्स भी हैं, एमएलएस भी हैं, एमएलसीज भी हैं, लेकिन उनकी तरफ से जब कोई सुधार लाने की कोशिश नहीं की गई तो दूसरा सूबा बनने के बाद, तेलंगाना बनने के बाद क्या वो लोगों में कोई तबद्दुल, कोई चेंज आ जाएगा कि वो लोग जो एकदम से सुधर जाएंगे? ऐसा नहीं है रहमान भाई, तेलंगाना बनने के बाद बड़ा रेवोल्यूशन आता है। स्टेट जब नहीं बनती है, जब इनकलाब जब आता है, वो लोगों के दिल में तरह नहीं। आप बताइए मुसलमानों को जो बजट दिया जाता है, ठीक है, इस मरतबा किरण कुमार रेड्डी भी 540 करोड़ का इजाफा करे, मैं उसका वेलकम करता हूँ, मगर उसके बावजूद भी पहले तो 0.4 था, अब 0.7 पे आया है। ये बजट में किस तरह हम तरक्की कर सकते हैं? तो आप यहाँ का जो रुझान है, आज का जो रुझान है सरमायादार रुझान, इसको हम चेंज करने वाले हैं। हमारा रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, हमारा रेवेन्यू हमारी आवाम के लिए इस्तेमाल में नहीं आ रहा। करप्शन का बेहिसाब हर जगह करप्शन बढ़ चुका है, उसका खात्मा करेंगे। यकीन से कहता हूं मैं, जब स्टेट बदलती है तो रेवोल्यूशन भी आता है। जैसा आंध्रा होने के बाद आंध्रा वाले खुशहाल हो गए। आप बताइए, 56 की बात बोलता हूँ, आंध्रा के कायदीन के पास, आंध्रा की आवाम के पास पहनने के लिए चप्पल नसीब नहीं थी। कर्नूल उनका तख्त था, कर्नूल में जितने ऑफिसर चलते थे उनका सेक्रेटरीट चलता था, कुर्सियों में चलते थे। जब वो हैदराबाद में खत्म रखे तो पत्थरगट्टी के कारोबारी साहब खुद मुझे बताए कि जब भी हम चप्पल लाते थे, हवाई चप्पल जो है उस जमाने में आती शुरू हमारी दुकान में रोज जितने आंध्रा वाले चारमीनार देखने आते थे, सालार जंग म्यूजियम देखने आते थे, वो पहले चप्पल खरीदते थे। तो मतलब हम उनके मुखालिफ हैं, वो बहुत तरक्की कर लिया हमारे वजह से, हमारे सरमाए से। यकीनन अगर वो सरमाया हमारे तेलंगाना के अवाम को लगेगा तो जरूर आप देखिए, उस जमाने में निजाम स्टेट हैदराबाद में जो डेनिस सिस्टम आया था, मैं समझता हूँ ये लंदन के बाद हैदराबाद में आया था। निजाम सरकार जिस तरह असेंबली थी, आप बोलिए किंग बादशाह के लिए असेंबली की क्या जरूरत है? सेक्रेटरीट आप देख लें, आप पैदल चले तो आपको पावाधर इतना बड़ा सेक्रेटरीट निजाम सरकार ने बनाया था। तो डेफिनेट हैदराबाद स्टेट पहले से ही डेवलप है, और अलग होने के बाद यकीनन यहाँ की आवाम भी तरक्की करेगी। ये आवाम जो है, आंध्रा की आवाम, हर सरकारी मुलाजिमत उन्हें मिलती है। हमारे लोग तो मोरियां साफ करना, डेनिस साफ करना, गाड़ियां चलाना, पंचर की दुकानें लगाना, ऑटो चलाना। आप देखिए, मैं खुद 2 दिन पहले, 4-5 दिन पहले जुमे की नमाज एयरपोर्ट, शमशाबाद एयरपोर्ट के सामने पढ़ा हूँ। चिलचिलाती धूप में 1150 एकड़ जमीन, हमारी वक्फ की जमीन हेर फेर कर एयरपोर्ट में ली गई। मुसलमानों को नमाज पढ़ने 1000 गज जमीन नसीब नहीं है, डेरा लगाने नहीं दे रहे, खुली जमीन पे धूप की चलचलाती धूप में वहां नमाज पढ़े। क्या इसी का नाम इंसाफ और डेमोक्रेसी है? ये लोग हमारे कल्चर से वापिस, तहजीब से, ये लोगों को कुछ नहीं लगा। इस्लामिक कल्चर क्या है, मुसलमान क्या है, एक बात तेलंगाना के लोग तो भी जानते हैं। तो जीएमआर से मैं भी बात करने की कोशिश कर रहा, शायद कल होंगी मेरी बातचीत, और केसीआर साहब की तो एक डेरा डालकर भी नमाज पढ़ नहीं। जबकि आपका पुराना जब एयरपोर्ट था, उसके सामने कितनी शानदार मस्जिद है। मस्जिद एक अल्लाह का घर है। अगर लोग जो है धूप में नमाज पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं एयरपोर्ट वाले खामोश बैठे हुए, अगर ये तेलंगाना बना हुआ रहता, मैं यकीन से बोलता हूँ जैसा एयरपोर्ट का संग बुनियाद रखे उसी तरह उस मस्जिद का भी रखते थे। क्योंकि हमारे पास मिसाल है बेगमपेट एयरपोर्ट की। तो ये आंध्रा वाले हमारे कल्चर से बिल्कुल नहीं जानते, मुस्लिम कल्चर से। खाली नवाब गारू, अय्या गारू, अन्ना गारू बोले तो हमारे लोग, साहब गारू बोले तो खुश हो जा रहे। मगर हमारे जो भी प्रॉपर्टीज थे, जो लोग, ये लोग जिस तरह कब्जा करे, ये लोग जिस तरह हमारी प्रॉपर्टीज का मिसयूज करे, शायद कोई आदमी नहीं करा। इसीलिए वो बड़े बड़े डेवलपमेंट में आप देखिए, जो भी उनके एमपी से, जो लोग उनके सरमाएदार है, हैदराबाद में बाज़ाब तक जहाँ रहते हैं, आलिशान कोठियों में रहते हैं। पहले जब मुसलमान नवाब और जागीर जिसको कहा करते थे, जागीरदार, हम जहाँ भी जाते थे नवाब साहब पुकारा करते थे लोग हमको, मुसलमानों को। आज हमारी हालत दलितों से भी बदतर होगी। सच्चार साहब की रिपोर्ट है, आप देखिए, दलित से भी मुसलमान बैकवर्ड है। यकीनन हम उठाने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए हर तरीके से हम कोशिश करेंगे। उन्हीं के लिए नहीं, तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हिंदू, सबके लिए फ्री तालीम और लिटिल फ्लावर के स्टैंडर्ड का, पब्लिक स्कूल स्टैंडर्ड के स्कूल कायम करेंगे। और आप देखिए, पुराने शहर में खासतौर से स्कूलों का जाल था मुस्लिम पॉपुलेशन में, आज तमाम स्कूलें खत्म हो चुके हैं। तालीम बहुत बहुत बैकवर्ड होते जा रहे हैं मुसलमान। और कुछ लोग चाहे
वो हमारे पास भी एक कल्चर बन गया, बच्चा पैदा होते क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा बोलते। वो बड़ी कोशिश करके जो बाहर के लोग कुछ बच्चे पढ़ भी ले रहे, कुछ बच्चों को डोनेशन दिला भी दे रहे। मगर मेरा ये खास अपील है मुसलमानों से, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए, IAS IPS बनना चाहिए, पब्लिक सर्विस का एग्जाम देना चाहिए, तो आम में शऊर बेरा। मैं तो कहीं भी डॉक्टर के पास गया, चाहे हिंदू रहो मुसलमान रहो, 300 रुपए फीस भरा, 500 रुपए फीस भरा, चक्कर के देख लेते। मगर एक ऑफिसर बन के आता है तो तमाम उससे इंसाफ हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा मुसलमानों में भी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आना है। तेलंगाना के बाद जरूर हम कोशिश करेंगे रहमान भाई कि दूसरी कौमों के साथ मुस्लिम कौम में तेलंगाना के अवाम तेलंगाना के मुस्लिम अवाम पूरी तरह से जो है इस तहरीक से जुड़े हुए हैं। आपका ये यकीन है कि तेलंगाना के अवाम मुस्लिम अवाम जो है पूरी तरह से? एक बात बोलता हूँ आपको, पुराने शहर में भी आज रेफरेंडम करा हुआ, वो भी तेलंगाना के हक में देते वोट जी। ऐसा हाल है पुराने शहर का भी, क्योंकि सबसे ज्यादा बैकवर्ड हुई है सारी तेलंगाना की अवाम। इसलिए इस मरतबा जो है, परसों मैं आपसे बताता हूँ, हम वहाँ पर डिबेट था, टीवी डिबेट में कम से कम 1000 कॉल को रिकॉर्ड करें। हर आदमी ये बोला कि इस मरतबा आप किसी से अलग मत कीजिए, इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट कीजिए, सारे तेलंगाना में हम TRS पार्टी को जिता के लाएंगे, क्योंकि हमको मालूम है KCR जो है तेलंगाना के लिए सर कटा सकते पर दूसरा माहिदा नहीं कर सकते, जैसा चिन्नारेड्डी साहब करे थे। यकीनन KCR के हाथ पर तेलंगाना बनेगा। ऑलरेडी वो मरण भर जब बैठे थे रहमान भाई, 12 दिन में जब मैं था वहां पर, डॉक्टर बार बार आके बोल रहे थे KCR डेथ हो सकती, लैप्स हो सकते, ब्रेन हेमरेज हो सकता, पैरालिसिस में जा सकते। KCR से जब हल्लू जाके कान में बात करते थे, KCR बोलते थे मैं मर गया तो परवाह नहीं, मगर अगर मुझे चाहिए तो तेलंगाना। इसलिए 9 दिसंबर 11:30 बजे रात को चिदम्बरम साहब ऐलान करे तेलंगाना प्रोसेस विल बी स्टार्ट, बोले KCR साहब का बर्थ। ये आधे घंटे में चंद्रबाबू नायडू ऐसा कैसा रात रात तेलंगाना बना देते, जबकि 2009 में वो लेटर लिख चुके थे प्रणब मुखर्जी कमेटी को, दे सकते आप तेलंगाना, मैं भी हक में हूँ। मगर जब ऐलान हुआ, दिया हुआ ऐलान पे वापिस लेना पड़ा। ये दुनिया में क्या इंसाफ है बताइए? तेलंगाना के अवाम के साथ नाइंसाफी का अगर देखा जाए सिलसिला, मैं समझता हूँ शायद अफ्रीका में जहां जहां नाइंसाफी हो रही, उससे बढ़कर नाइंसाफी तेलंगाना के अवाम के साथ हो रही है। तो डेफिनेट तेलंगाना नेक्स्ट ईयर जरूर बनेगा और TRS हुकूमत बनाएगी और अवाम के साथ इंसाफ करेगी। रहमान भाई, आप तेलंगाना में बिछड़ी जातियों के लिए, मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए कुछ स्पेशल पैकेजेस ऐसे हैं जरूर जो फौरन इम्प्लीमेंट किए जाएंगे? आप यकीन है आपको? साहब, मैं तो अभी 15 दिन हुआ आपकी दुआ से MLC बन के, उसके बाद मैं काफी दौरे करा सब जी, बहुत से स्कूलों के दौरे करा, यानी सुलगुरबा का दौरा करा, जहाँ 4.25 करोड़ के करीब रकम होने के बावजूद बच्ची लड़की जवान होते निकाल देते। आप बताइए, अपनी बच्ची अगर जवान होती तो माँ छील के ऐसा देखती इसको, दरवाजे में कहीं ठहरी, तनबी में क्यों ठहरी। जब हमारे जो भी यतीम असीर की लड़की जवान होती तो जवान होते निकाल देते, बच्चा जवान होते निकाल देता। अब बताइए, पैसे रखने के बावजूद उसके लिए वक्फ प्रॉपर्टी कितनी है समझ रहे हैं। अलीसुल गुरबा को वहां दौरा करा, वहां सीज करवाया, बहुत सा बकरे दिए तो बकरे बेच ले रहे, राशन दिए तो राशन बेच ले रहे, सब बाजार तक परचेजिंग के भी गिरा के शाम में लोग ला के देते, और उनके पास खुद जितनी रकम है उनको उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। उसी तरह मदरसों का दौरा करा, हाई स्कूल में लाइट नहीं है। बड़ी मालूमाती गुफ्तगू हो रही है आपके साथ, आपके जज्बात और आपकी जज्बात जो है तेलंगाना के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटे से वक्फे का वक्त आ गया है, एक वक्फे के बाद नाज़रीन हम अभी हाजिर होते हैं मोहम्मद महमूद अली साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखने के लिए। कहीं जाइएगा नहीं।